हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे और ये इसका पार्ट 6 है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, रिंगलमन्स स्केल इज यूज टू। आपसे पूछा है रिंगलमैन्स का जो स्केल होता है उसका यूज किस में किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, CO को मेज़र करने के लिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड को मेज़र करने के लिए, या फिर आपका जो भी धुआं होता है उसकी डेंसिटी की ग्रेड को मेज़र करने के लिए, या फिर ऑटोमोबाइल का जो निकास होता है उस गैस का वर्गीकरण करने के लिए। रिंगलमैन स्केल का यूज किया जाता है ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज इकोनॉमिकली इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ गिन्नी वर्म डिसीज। पूछा है गिन्नी वर्म रोग में इनमें से कौन सा उपचार यानी ट्रीटमेंट आर्थिक रूप से प्रभावशाली होता है। क्लोरीनेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, ओजोनेशन करते हैं, या फिर सेडिमेंटेशन करते हैं। गिन्नी वर्म डिसीज में यूज करते हैं फिल्ट्रेशन का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से, मिनिमम इलोंगेशन ऑफ माइल्ड स्टील एंड HYSD बार्स। यहाँ पर पूछा है माइल्ड स्टील तथा आपकी जो HYSD बार्स होती हैं उनमें न्यूनतम वृद्धि का मान कितना होगा। माइल्ड स्टील में मिनिमम इलोंगेशन होता है 23% और HYSD बार में होता है 14.5%। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इसके साथ में कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.25% तक। माइल्ड स्टील की तन्यता यानी डक्टिलिटी अधिक होने के कारण इसका यूज इस्पाती केचियों धरनों तथा संरचना के विभिन्न घटकों व प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन छड़ों यानी रेनफोर्स्ड बार के रूप में रिवेट और साफ्ट इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। अगर हमारे किसी दोस्त को समझ में ना आया हो, इस्पाती कैंचियों यानी स्टील ट्रस, धरनों यानी बीम्स, संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर्स, विभिन्न घटकों यानी अनेक मेंबर्स, रिवेट वायर और साफ्ट। अब यहाँ पर आपको ग्रेड दे रखी स्टील की और यहाँ पर आपको मिनिमम इलोंगेशन दे रखी है। अगला क्वेश्चन भी DSS से है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज। पूछा है माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 0.25 से कम होती है, 0.25 से लेके 0.7 के बीच होती है, 0.7 से लेके 1.5 के बीच होती है, या फिर 1.5 से ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट की मात्रा होती है 0.25 से कम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कवर करके चलेंगे। लो कार्बन स्टील को ही माइल्ड स्टील कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है वो होती है 0.15 से लेके 0.25 तक। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से कम। आपकी जो माइल्ड स्टील होती है उसमें 0.15 से लेके 0.25 के बीच होती है, और आपकी जो मीडियम कार्बन स्टील होती है
उसमें होती है 0.25 से लेके 0.8% तक, और जो आपकी हाई कार्बन स्टील होती है उसमें होती है 0.8 से लेके 1.5% तक। ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट फॉर ब्रिज एंड सीवर कंस्ट्रक्शन। पूछा है ब्रिज और सीवरों के निर्माण के लिए कंक्रीट का अनुपातिक मान क्या होता है। ब्रिज और सीवर के लिए यूज करते हैं M20 का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इस पोर्शन से आपके कुछ क्वेश्चन और निकल कर आएंगे, जबकि कॉलम, आर्क, हैवी बीम इत्यादि के लिए कंस्ट्रक्शन अगर जो करना है तो यूज करते हैं M25 ग्रेड की कंक्रीट का। मास कंक्रीट मशीन की नींव, कोपिंग इत्यादि में M10 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया जाता है। बीम, स्लेब, कॉलम, लिंटल, पाइल और आपके जो रिजर्वायर टैंक होते हैं और नींव कार्य, सड़क फर्श, पुलिया इत्यादि के लिए M15 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको सब याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सोम से। द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज डायरेक्शन इज ए बीम कैरिंग लोड इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है लोड संचारित बीम में वो पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायरेक्शन बदलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ जीरो स्ट्रेस कहते हैं, पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं, या नॉन यील्डिंग सपोर्ट पॉइंट कहते हैं। तो इसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपका AE 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग मटेरियल से। हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा मिक्सर को फ्यूज किया जाता है। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, बॉक्साइट और जिप्सम का। ऑप्शन बी है आपका लाइमस्टोन, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले और चौक का, या फिर लाइमस्टोन, जिप्सम और क्ले का, या फिर लाइमस्टोन और बॉक्साइट का। इसमें यूज किया जाता है लाइमस्टोन और बॉक्साइट का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। हाई एल्यूमिना सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा होती है लगभग 35%। लाइमस्टोन तथा बॉक्साइट को उचित रेशियो में मिलाकर तथा पकाकर इसे सामान्य क्लिंकर के साथ महीन पीसकर यानी इसकी ग्राइंडिंग करके सीमेंट बनाया जाता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन तथा बॉक्साइट का फ्यूज किया जाता है। ये सीमेंट जो है रासायनिक कारखानों के फर्श यानी फ्लोर तथा भट्टियों में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से कौन सी एक कैश क्रॉप नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जूट, टी, राइस या फिर शुगर केन। इसमें से आपके जूट, चाय और गन्ना तो जो है ये आपकी नकदी फसलें हैं, पर चावल नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में नकदी फसलों की परिभाषा पूछी जाए, नकदी फसलें वे होती हैं जो किसान की निजी उपभोग में काम आती हैं और विभिन्न उत्पादों के लिए मंडी में ले जाकर विक्रय यानी बेची जाती हैं। इन्हें कहते हैं नकदी फसलें। अगला क्वेश्चन है सर्वे से। ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। आपका ऑप्टिकल स्क्वायर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, MP, SSC, DMRC और हरियाणा में। ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करते हैं डबल रिफ्लेक्शन में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपका AE 2015 में पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
यहाँ पर आपको कुछ कथन दे रखे हैं। ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर बिफोर यूज इन मैसनरी वर्क। आपसे पूछा गया है मैसनरी वर्क में उपयोग से पहले ईंटों को पानी में क्यों भिगोया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, धूल को हटाने के लिए, या फिर उसमें जो भी एयर वॉइड्स होते हैं उन्हें हटाने के लिए, या फिर ताकि वो सीमेंट के मसाले से पानी ना सोख सके। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। मेसनरी वर्क के पहले ईंट को उसे पानी में आधे घंटे तक डुबाने के बाद ही उसे मेसनरी वर्क में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी इट इज एज। यहाँ पर पूछा है यदि एक सॉइल सैंपल का कंसिस्टेंसी इंडेक्स यूनिट हो तो वो किस कंडीशन में होगा। तो ये होगा प्लास्टिक लिमिट में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन जनरल सी फुट रोलर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स। पूछा है निम्नलिखित में से रोड निर्माण के लिए सी फुट रोलर किस सॉइल के लिए सबसे अच्छा या उपयुक्त रहता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सिल्ट के लिए, हाई प्लास्टिसिटी क्ले के लिए, सैंड्स के लिए, या फिर ग्रेवल के लिए। तो ये सबसे अच्छा रहता है हाई प्लास्टिसिटी क्ले के लिए। ऑप्शन बी आपका सही है। सी फुट रोलर चिकनी मिट्टी के आधा स्तर की कंपैक्शन करने के काम आता है। सैंड की कुटाई के लिए यह उपयुक्त नहीं है। समतल सतह प्राप्त करने के लिए यानी प्लेन सरफेस प्राप्त करने के लिए इस रोलर का यूज करने के बाद कार्य पर साधारण रोलर चलाना पड़ता है। ये रोलर जो है ढलवा लोहे का खोखला बेलनुमा होता है। इस बेलन का व्यास होता है यानी डाया 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक। इसकी लंबाई होती है 1.2 से लेके 1.5 मीटर तक। एक बेलन का भार जो होता है 3 से लेके 4.5 टन तक का होता है। और ये नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं, हस्तचलित रोलर, रबड़ के टायर वाले रोलर, सी फुट रोलर, या फिर फ्लैट पहियों वाले रोलर। आज हमने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के जो है प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 6 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।